Good morning, student. Today we are going to do accounting basic terms chapter. Remaining terms हमारी 8 टर्म है receipts. There are 2 type of receipts. First revenue receipts, second capital receipts. देखो revenue receipts कौन सी receipts होती हैं जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होती हैं. ठीक है, रेगुलर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उससे जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है वो हमारी क्या होगी, रिवेन्यू रिसीट्स. जो रेकरिंग नेचर की होती है, रेकरिंग नेचर मीन्स बार बार होती रहती है, यानी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज़ में देखो जैसे कमीशन रिसीव हुई है, आपको डिस्काउंट रिसीव हुई है. इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक से होल सेलर से माल परचेज़ करते हैं तो होलसेल क्या रखता है, बायर के सामने एक कंडीशन रखता है. अगर आप इन चीज़ को मतलब जो भी आपको परचेज़ करना है प्रोडक्ट, उसको अगर आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ करोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, बल्क मीन्स एक ग्रुप में परचेज़ कर लेते हैं हम, कोई चीज़ पेयर में उठा लेते हैं ना, वो हमें सस्ती पड़ जाती है. तो आपको क्या होती है, उस टाइम आपको थोड़ी डिस्काउंट दे दी जाती है कि एक सेलर क्या कहता है बायर को कि आप एक प्रोडक्ट है ये बल्क में परचेज़ करो, आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा. तो वो डिस्काउंट है, वो भी एक तरीके का क्या है, आपकी रिवेन्यू है, रिवेन्यू रिसीट्स हुई है. आपको कमीशन रिसीव होती है, वो भी क्या है, जैसे कमीशन रिसीव का एग्जांपल है, अगर एक होल सेलर बायर के सामने रखता है, इतना टारगेट रखता है कि जैसे रिटेलर के सामने ये टारगेट रखेगा कि अगर आप एक महीने में हमारा इतने प्रोडक्ट की सेल करा देते तो आपको इतनी कमीशन मिलेगी. तो वो उससे उस टाइप की जो रिसिप्ट्स होती हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आती हैं. ठीक है, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होती हैं, वो स्मॉल अमाउंट में होती हैं और आपको बार बार मिलती रहती हैं. ठीक है, और मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो उससे जो आपको मनी ऑब्टेन होती है वो भी क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स. रेंट रिसीव होता है आपको, वो भी किसके अंदर आएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, सेकेंड है कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट होते हैं नॉन रेकरिंग नेचर, यानी बार बार नहीं होती, बस एक बार ही होती हैं. एक बार में ही आपको बिग अमाउंट रिसीव हो जाती है, वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स. ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में क्या है, आपकी लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है. देखो आप बैंक से लोन लेते हो, आपको बैंक से लोन, आपने बैंक से लोन लिया, आपको मनी तो रिसीव हो गई, लेकिन आपको वो कुछ टाइम तक आपको उसको पेमेंट भी तो करनी होती है. तो इससे आपकी क्या होती है, कैपिटल रिसीट के अंदर क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी देनदारियां बढ़ जाती हैं. ठीक है, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट्स की सेल कर देते हो तो वो भी किसके अंदर आती है, कैपिटल रिसीट्स. देखो आप सेल करोगे फिक्स्ड एसेट की, यानी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी आप सेल कर देते हो तो आपको बिग अमाउंट देखो रिसीव होती है, तो उस टाइप की रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स. ठीक है, और इससे क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन जो हमारी एसेट्स है वो डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज क्यों होती है, कम क्यों होती है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो देखो फिक्स्ड एसेट्स को. ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, देखो खर्चा, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक तरीके का खर्चा है ये भी हमारा. जब हम क्या करते हैं, किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं या गुड्स और सर्विस को एक्वायर करते हैं, तो जब उस टाइम हम जब अपनी मनी को स्पेंड करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंडिचर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. फर्स्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, इट इज़ अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं, तो उस टाइम जब हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, यानी अकाउंटिंग पीरियड विद इन 1 ईयर ही आपको क्या होती है, जब आप किसी भी सर्विस को परचेज़ करने के लिए जो आपको विद इन 1 ईयर तक की बेनिफिट देती है, उस टाइम जब आप उन सर्विस को परचेज़ करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हो वो किस टाइप की होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल, रेंट पे किया आपने रेंट पे कर दिया, तो देखो मतलब हर मंथ करते रहते हो. आगे सैलरी, आपने सैलरी देनी है मैनेजर्स को, तो वो भी हर मंथ देते हो आप, यानी रेकरिंग नेचर का होता है रिवेन्यू में. ठीक है, वेजेस होगी, जैसे जो भी आपके वर्कर हैं उनको आप वेजेस देते हो, तो वो भी किसका एग्जांपल है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का. ओके,
सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? इफ़ बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम मतलब हम एक ऐसा खर्चा करते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा ईयर तक हमें उसका बेनिफिट मिलता रहता है, वो इस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। जैसे इसका एग्जांपल है परचेज ऑफ मशीनरी। देखो आप मशीनरी परचेज कर लोगे, ये तो नहीं आप 1 महीना यूज़ की, 2 महीना यूज़ की, उसका यूज़ छोड़ दोगे यानी वो यूज़लेस है, ऐसा तो नहीं है ना। देखो जो परचेज़ करते हैं, मशीनरी को परचेज़ करेंगे या लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज़ करेंगे, तो वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देगी, यानी हमें मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट देगी। तो इस टाइम हम जैसे अपने माइंड में रखते हैं कि हमें 1 साल से ज़्यादा साल तक बेनिफिट देगी, तो उस टाइम जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, थर्ड वन इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। देखो जो रिवेन्यू नेचर के तो होते हैं, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर। मतलब इसका मतलब भी यही है कि जो हमें आने वाले टाइम तक ज़्यादा मतलब लंबे समय तक बेनिफिट देता है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमें बेनिफिट देता है, वो होता है। और रिवेन्यू नेचर को होता है, वो होता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल है देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट देखो आपने एक प्रोडक्ट की सेल करनी है, तो फर्स्टली आप उसे मार्केट में लेके आओगे, मार्केट में लाने से पहले आप उसकी ऐड दोगे, पब्लिसिटी करते हो उस प्रोडक्ट की। और देखो ये जैसे आपने, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कराती हूँ आपको। जैसे आपने एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, एडवर्टाइजमेंट पे आपने 2 लाख रुपए लगा दिए, और आप सोचते हो, एस्टिमेट लगाते हो कि 4 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो देखो पर ईयर आपको कितना कितना बेनिफिट हो रहा है इस एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि आपकी पब्लिसिटी हो रही है आपकी प्रोडक्ट की। तो आपने जो 2 लाख रुपए आज लगाया है उसका बेनिफिट आप सोच रहे हो 4 साल तक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो पर ईयर आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है? 50,000 का इस ऐड करने का, यानी 50,000 मिल रहा है आपको। तो वो उस टाइप का जो एक्सपेंडिचर है आपको 50,000 आप 4 साल में बांट लोगे, तो उस टाइप का जो एक्सपेंडिचर है जो 2 लाख, वो क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, 10th है एक्सपेंसेस, खर्चा। एक्सपेंस इज द कॉस्ट, वो कॉस्ट होती है इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आती है, उस पर जो आप खर्चा करते हो वो होता है आपका एक्सपेंसेस। ओके, इट इंक्लूड, क्या इंक्लूड है इसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सेकंड अमाउंट पेड फॉर रेंट, आपने रेंट की अमाउंट पे की है, कमीशन की है, सैलरी की है, एडवर्टाइजमेंट है, वो इसके अंदर आता है, सब खर्चा है आपका। ठीक है, थर्ड है डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिशिएशन हो जाता है जब किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसके जो भी उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है और जो आज है उसका प्राइस, जब आप उसे सेल करना चाहते हो तब उस टाइम जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो क्या होता है? डेप्रिशिएशन। ठीक है, 11th है इनकम। इनकम आपको पता ही है, देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सेल ऑफ गुड्स मीन्स रिवेन्यू, रिवेन्यू आपकी 2,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी उसको बनाने में खर्चा कितना आया, एक्सपेंस कितना हुआ आपका? 2 लाख। तो इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी जितनी आपकी इनकम आपको रिवेन्यू ही है उसमें से आप एक्सपेंस अपना खर्चा लेस कर देते हो, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमारा क्या होता है? इनकम ही तो होती है। ठीक है, तो इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,50,000 माइनस 2 लाख, तो 50,000 क्या हुई आपकी इनकम। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी? 12th, प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो आपको किस पर होता है? गुड्स पर आपको प्रॉफिट होता है और एसेट्स पर आपको गेन होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। देखो आपको एक बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो आपके खर्चे हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं, और जो आपका रिवेन्यू है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी आप अपने सारे खर्चे को रिवेन्यू में से निकाल देते हो, तब आपको जो मिलता है, एक्सेस बचता है, वो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 13 गेन। गेन किस पर होता है? एसेट्स पर। अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, नॉन रिकरिंग होता है ये, देखो बार बार नहीं होता। अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम
इवेंट सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड गेन। देखो जब आप क्या करते हो, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जब आप फिक्स्ड एसेट को सेल कर देते हो उस टाइम जो आपको प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, गेन। देखो आपने फिक्स्ड एसेट यानी लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर दिया, उस टाइम जो आपको बिग अमाउंट मिली, देखो तो वो उस पर क्या हुआ, एसेट पर गेन होता है आपको। ठीक है। 14 है लॉस। आपको पता है लॉस, दो तरीके से हम लॉस को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आपकी टोटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कम है, और आपकी टोटल रिवेन्यू, जब आपके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं और टोटल रिवेन्यू कम है, यानी आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतनी आपकी इनकम भी नहीं होती, आपके रिवेन्यू भी नहीं होते जितने आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। जब देखो हमारे एक्सपेंसेस है 2,50,000, लेकिन आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो 2 लाख है, तो आपको 50,000 का लॉस ही तो होएगा। ठीक है। और एक दूसरे टाइप का लॉस होता है लॉस बाय फायर। आग से जल गया आपका जो सामान था, ठीक है, गुड्स थी। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, इस टाइप का लॉस भी तो हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया, तो इस टाइप का भी आपका लॉस हो सकता है एक्स्ट्रा। ओके।